अगर भारतीय जनता पार्टी असम में इस बार भी चुनाव जीतती है तो तीसरी बार लगातार सरकार बना लेगी और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और इसके लिए ही प्रधानमंत्री का दौरा हुआ और वहाँ पर एक रैली में बीजेपी की प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हैट्रिक करने जा रहे हैं और हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, जिससे बीजेपी की हैट्रिक होगी और कांग्रेस के साथ में तीसरी बार हारने की हैट्रिक होगी। तो क्या ये सच में होने जा रहा है और ये चुनाव एकदम एक तरफा हो चुका है या इसमें कोई गुंजाइश नहीं है? 9 तारीख को वोटिंग होनी है, 4 तारीख को रिजल्ट आएँगे, 4 मई को। उसके बाद क्या होगा? क्या बीजेपी फिर से रिपीट होगी या कांग्रेस के पास अभी भी चांसेस हैं? इस बार कांग्रेस ने थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई है, तो क्या वो स्ट्रैटेजी ग्राउंड पे काम भी कर रही है या सिर्फ वो स्ट्रैटेजी के लेवल पर ही है? क्योंकि जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस के अंदर इतना प्रभाव है, तो वहाँ क्या रणनीति कांग्रेस बना रही है और उसकी खबर बीजेपी को होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो क्या होगा असम का परिणाम? अगर आप इस वीडियो में रहते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो लड़ाई है वो कहां तक पहुंची है, आपको इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि बीजेपी ने क्या किया है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार का जब आप एक कंबाइन फोर्स मिलाते हैं तो बहुत बड़ी फोर्स बन जाती है असम में। और अगर आप वेलफेयर स्कीम्स की बात करेंगे तो वेलफेयर स्कीम्स को बीजेपी सरकार ने नीचे तक पहुंचाया है, ऐसा उनका दावा है। और लोग उनको वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब काफ़ी हद तक उनके पास ये चीज़ें पहुंचती है। अगर आप महिलाओं के लिए अरुणोदय स्कीम 3,000 रुपये कर रहे हैं उसको, उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं है। और क्योंकि आपके पास एक पास ट्रैक रिकॉर्ड भी है तो उसका भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट होता है। और जिस हिसाब से चुनाव की तैयारी करी है बीजेपी ने, वो काफ़ी हद तक क्लियर लग रहा था। जनरली होता क्या है कि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उसको कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करते हैं, पर बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। अगर उनको लगता है कि उनको चुनाव जीतना है तीसरी बार, तो जो चुनावी स्ट्रैटेजी पहली बार के लिए हो सकती है, जितनी कड़ी स्ट्रैटेजी, वो इस समय भी वही अपना रहे हैं। जैसे कि उनको पता है कि हर सीट पर वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उनको पता है कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहाँ उनका कोई गेम नहीं चल सकता है। तो वहाँ के लिए उनके पास एक ही चारा है कि उनके जो सहयोगी हैं, वहाँ से वो सीट निकाल सकते हैं। तो बीजेपी का पूरा कंसंट्रेशन इस बात पर है कि वो अपनी सीटों में से कितनी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और इस पे ही वो ध्यान दे रहे हैं। और इसीलिए उसमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का जो रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे राज्यों में आप देखेंगे कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, पर अगर आप असम में देखेंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा भी एक मजबूत फैक्टर है। मतलब उनकी वजह से सरकार बनती बिगड़ती है, तो इसलिए भी उनकी बहुत चलती है और एक पर्सनल पॉपुलैरिटी भी होती है मुख्यमंत्री की। तो अगर मुख्यमंत्री कुछ चाहते हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी एक्सेस बनाई है, तो उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जब एक कैंडिडेट सिलेक्शन भी हो रहा था तो इसमें भी बहुत बार इस बात को ध्यान दिया गया कि किसको रखना है। जैसे विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर तो रहता ही है हर चुनाव में, वो एक फैक्टर के साथ साथ जो कांग्रेस से भी लोग आए हुए थे उनको भी डायरेक्ट टिकट मिला है। तो ये बिना मुख्यमंत्री के बात किए नहीं हो सकता है। तो जैसे कोई कांग्रेस छोड़ता है, वो बीजेपी ज्वाइन करता है, उसको टिकट मिलता है और मजबूत सीट पे टिकट मिलता है। ये ऐसे नहीं हो सकता है, आपको एश्योरेंस मिलना चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री ये एश्योरेंस देते हैं कि आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको टिकट मिलेगा और आगे भी पार्टी आपके बारे में सोचेगी, तो किसी को ज्वाइन कराना, उसके कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में ज्वाइन कराना एक बड़ा काम होता है, जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। पर अगर आप पूरी स्ट्रैटेजी देखेंगे तो बीजेपी की, उसमें कांग्रेस से आए हुए नेताओं का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। खुद हेमंत बिस्वा शर्मा खुद ही कांग्रेस से है और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कांग्रेस किसी मीटिंग रूम में स्ट्रैटेजी बना रही होती है तो उसकी खबरें भी उनके पास होती है। तो अगर इस लेवल का किसी का एक्सेस है कांग्रेस में, तो आप समझ सकते हैं कि वहां कैंडिडेट सिलेक्शन से लेके हर चीज में उनका इन्फ्लुएंस होता होगा। और चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, इस बात से डिनाई करना मुश्किल है आज असम की पॉलिटिक्स में कि हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे असम में जोर लगाते हैं और विपक्षी पार्टियों में भी उनके लोग हैं। तो अगर उनके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं तो ऐसे नहीं लगते, उसके पीछे कोई ना कोई जरूर कारण रहते हैं। तो ये तो हो गई पर्सनल पॉपुलैरिटी हेमंत बिस्वा शर्मा की। अगर आप केंद्र सरकार की भी योजनाओं को देखेंगे और राज्य सरकार की योजनाओं को भी देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि सरकार के लिए एक गुडविल क्रिएट होती है। चाहे बेरोजगारी को लेकर एड्रेस करना हो, महिलाओं को जो अरुणोदय स्कीम में पैसे दिए जा रहे हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे असम में काम हुआ है, इन सब चीज़ों के लिए सरकार क्रेडिट लेती है। और जो इन्होंने मैनिफेस्टो भी रखा है वो भी काफ़ी प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो दिखता है। जैसे कि अगले 5 सालों में 2 लाख जॉब की बात करी गई है और जैसे इंफ्रा के लेवल पे भी असम में बहुत काम हुआ है। जैसे एक बड़ा माइलस्टोन की बात जो खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होगा। तो ये भी एक ऐसी नीड है जो कि बहुत लोगों को एड्रेस करती है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी इस बार मेहनत जरूर करी है। इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि कांग्रेस ने ट्राई बहुत किया था कि वो असम में सत्ता में वापसी कर सके। और जब चुनाव
की घोषणा नहीं हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि चुनाव में कांग्रेस अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ जा रही है और पूरी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक भी दी थी। अगर आप लीडरशिप में देखेंगे तो कांग्रेस में बहुत बड़े लीडर्स हैं जिनको कि एक तरह से कैंडिडेट सिलेक्शन से लेके चुनाव प्रचार की जिम्मेदारियां मिली हैं। अगर बड़े नेताओं की बात करें तो डीके शिव कुमार का नाम आता है, भूपेश बघेल का नाम आता है, खुद इमरान प्रताप गढ़ी जैसे नेता असम में लगे हुए हैं, इमरान मसूद जैसे नेता लगे हुए हैं। तो ऐसा है कि कांग्रेस की एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि असम में चुनाव प्रचार कर रही है। तो गौरव गोगोई को अकेला छोड़ दिया गया है असम में, ऐसा नहीं है। पर लोकल लीडरशिप की जो एक क्रेडिबिलिटी होती है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं गौरव गोगोई जिस तरह से केंद्र की राजनीति करते आए हैं और जब वो राज्य की राजनीति इस बार करने जा रहे हैं तो उसमें एक बड़ा गैप उनके उनके केंद्र की राजनीति में ज़्यादा फोकस का है। अगर वो राज्य की राजनीति में 5 साल रहते तो शायद वो बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि वो पर्सनली पॉपुलर हैं, पूरे असम में पॉपुलर हैं, लोअर असम में भी बहुत पॉपुलर है। उनको अपर असम में मेहनत करनी थी और कांग्रेस कर भी रही है, पर एक एब्सेंस का भी नुकसान होता है। तो वो जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और गौरव गोगोई से हुई है, अगर वो अपफ्रंट अपने आप को लेके जाते तो कहीं ना कहीं बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते थे। क्योंकि गैप वोट परसेंटेज में बहुत नहीं है बीजेपी और कांग्रेस में, पर जब आप एनडीए और कांग्रेस के अलायंस को मिलाते हैं तो वहां थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है और इसीलिए शायद सीटों का डिफरेंस क्रिएट होता है। तो एक जो बड़ा फैक्टर है कांग्रेस के साथ कि वो पूरा वोट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं। मतलब जहां कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उनको बहुत वोट मिलता है, और लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था कि वोट सिंक उनका हुआ है पर वोट डिस्ट्रीब्यूशन उतना तगड़ा नहीं हुआ है अक्रॉस द आसाम, जिससे कि उनको फायदा हो सके। इसीलिए वोट परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो करीब लगभग बराबर था लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी का। पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे गठबंधन का तो वहां एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अगर वो इस चुनाव में उतना अच्छा नहीं करते हैं तो उनको इस बात को क्लियरली समझना पड़ेगा कि एक स्टेट लीडरशिप होती है जो स्टेट में ही रहेगी, जिसको 5 साल स्टेट में ही मेहनत करना है, चाहे वो सत्ता में रहो चाहे वो विपक्ष में हो। कल को ऐसा नहीं हुआ कि अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है मान लीजिए, तो हेमंत बिस्वा शर्मा अगर सेंट्रल की राजनीति करेंगे तो भी फिर अगले 5 साल उनको उनके लिए कुछ नहीं बचेगा, वो नहीं जा सकते हैं। जैसे कि जितने भी स्टेट लीडरशिप है बीजेपी की जो जो राज्यों में काम करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि केंद्र में आए। कुछ बड़े नेताओं की बात अलग है, पर ज़्यादातर लोग जो राज्य की राजनीति करते हैं, अगर उनको बड़ा बनना होता है तो वो राज्य की राजनीति में ही रहते हैं। और ये बात कांग्रेस को समझनी पड़ेगी कि सेंटर की जो राजनीति है वो एकदम अलग होनी चाहिए, और राज्य की राजनीति में आपको अपने मैक्सिमम मजबूत नेताओं को खड़ा करना पड़ेगा। तभी आप राज्य में मजबूत होकर केंद्र में मजबूती से आ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं दोनों जगह जो प्रेजेंट रहने की राजनीति है उसमें नुकसान हो सकता है। आप एक राजनीति पकड़ें, लोगों से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को मजबूत करेंगे तो उसका फायदा होगा। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की चूक है जिससे कि कांग्रेस बच सकती थी। पर अब तो चुनाव सामने है, तो यही एक नैरेटिव का और लीडरशिप के विजन का डिफरेंस समझ में आता है कांग्रेस और बीजेपी में, और इसीलिए शायद बीजेपी थोड़ी आगे दिखती है। अब थोड़ी सी बात आती है कि कैंडिडेट सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहा बीजेपी और कांग्रेस में। तो अगर आप बीजेपी क्राइटेरिया देखेंगे तो उसमें विनेबिलिटी तो बड़ा फैक्टर था। दूसरी बात ये थी कि लोकल फैक्टर्स को उन्होंने बहुत बहुत महत्व दिया है, कि अगर लोकल कैंडिडेट है उसको उन्होंने ज़रूर जगह दी है। तीसरा फैक्टर उनके साथ ये रहा है कि जो लोग अलायंस पार्टनर्स के साथ खड़े हुए हैं उनको ज़रूर जगह दी गई है, और उनके हिसाब से कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट सिलेक्शन में उनको महत्व दिया गया है। तो ये 3 बड़े फैक्टर्स आप मान सकते हैं कि बीजेपी की लिस्ट में आता है। उन्होंने अपने सिटिंग एमएलएस के भी टिकट काटे हैं, 19 एमएलएस के टिकट काट दिए हैं। असम इतना बड़ा राज्य भी नहीं है, तो जो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है उसको कैसे ओवरकम किया जाए, इसलिए उन्होंने 19 एमएलएस थे जिनके उनके टिकट कट चुके हैं। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपको एंटी इनकम्बेंसी को कट डाउन करने में मदद करता है, और वो बीजेपी ने बखूबी अपनाया है। उसमें एक ही डिसएडवांटेज होता है कि जिनके टिकट कटेंगे वो आपके खिलाफ जा सकते हैं, और इसको बीजेपी बखूबी मैनेज करती आई है। भले दूसरी पार्टियां ये मैनेज करने में उतनी ज़्यादा सफल नहीं रही हैं, पर बीजेपी इस बात को मैनेज कर लेती है कि अगर उनके सिटिंग एमएलएस के टिकट कटते हैं तो उनको मनाया जाता है। पर आप 100% तो श्योर नहीं हो सकते हैं। तो कुछ कैंडिडेट जो कि बीजेपी के से टिकट नहीं मिला वो नाराज हुए, कुछ ने कांग्रेस भी ज्वाइन करी। तो ये हर चुनाव में होता है और वो असम में भी हो रहा है। अब कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस में जो सीट सिलेक्शन है वो काफ़ी हद तक केंद्रीय समिति बनी थी, जिसमें कि सिलेक्शन के लिए प्रियंका गांधी भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार रही हैं, और जो वहाँ की लोकल लीडरशिप है उनके पास भी जिम्मेदारियाँ थी। पर उसके बाद भी कैंडिडेट सिलेक्शन में आप देखेंगे तो उसमें बहुत नाराज़गी निकली। उसकी वजह से एक सिटिंग एमपी आपके छोड़ जाते हैं, और उसकी वजह से ही एक पूरा चेंज आ जाता है असम की राजनीति में। तो कैंडिडेट सिलेक्शन में इस बात को कांग्रेस ने भी ध्यान दिया है कि हम लोकल लीडरशिप को उतार सकें, और एक जो अलायंस के बीच में मतभेद था वो भी कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई है। फाइनली जो अलायंस बना है कांग्रेस का वो कहीं ना कहीं मजबूत ही दिखता है, कमजोर नहीं दिखता है, और कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी है कि सबको साथ में जोड़ा जाए। कांग्रेस में एक दिक्कत रहती है वोट ट्रांसफर की। जहां जहां भी कांग्रेस
कांग्रेस अगर स्टेट में चुनाव लड़ती है तो वो ट्रांसफर का कांग्रेस को इशू रहता है कि आपके वोटर्स तो दे सकते हैं सहयोगियों को, पर सहयोगियों के वोट कांग्रेस में ट्रांसफर नहीं होते हैं। और ये दिक्कत कांग्रेस के साथ हर राज्य में है और वो असम में भी होगी, क्योंकि असम में भी जो गठबंधन है वो दिखता तो मजबूत है, पर वो ट्रांसफर में कितना काम करेगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो आप ये भी देखेंगे कि अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो उसमें गठबंधन का बहुत बड़ा रोल होगा, और उसमें जो गठबंधन का नैरेटिव है और जिस तरह से वो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और वो अगर रिजल्ट डिलीवर करते हैं तो कांग्रेस अच्छा कर सकती है। क्योंकि अगर वो 40 तक भी पहुंचते हैं और अगर गठबंधन के साथियों के साथ वो नियर मेजॉरिटी पहुंच जाते हैं तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कांग्रेस के लिए। पर उसके लिए जो सहयोगी हैं उनको बहुत साथ में आना पड़ेगा और तभी कुछ हो सकता है। कांग्रेस पूरी कोशिश में लगी हुई है, पर जैसे जो कमियां हैं वो लगातार 5 साल उसको एड्रेस करने से जाती हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं कर पाई है। पर चुनाव से पहले कांग्रेस एक्टिव है, उसके बाकी नेता भी एक्टिव हैं, तो शायद कांग्रेस कुछ अच्छा करे, ऐसी कांग्रेस उम्मीद जता रही है। पर ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे तो वो आपको अभी उतना नहीं दिखेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं असम में, जैसे कि AIUDF का अलग से चुनाव लड़ना और वो गठबंधन में नहीं है, तो करीब 30-35 सीटों पर नुकसान कांग्रेस को डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं झटके के जैसा ही है, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी विधानसभाएं नहीं है जहां पे मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर मार्जिन कम है और वहां अगर आपका वोट डिवाइड हो जाता है तो उससे नुकसान क्रिएट हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है। और इस बार बदरुद्दीन अजमल कह चुके हैं कि वो ना कांग्रेस के साथ हैं ना बीजेपी के साथ हैं, वो अलग ही चुनाव लड़ रहे हैं और एक फोर्स के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये सारे इम्पैक्ट ऐसे होंगे जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, और इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं कि असम में लड़ाई कहां कहां है। सबसे बड़ी लड़ाई अगर आप मान सकते हैं तो मुख्यमंत्री की लड़ाई है, और मुख्यमंत्री की लड़ाई के लिए अगर हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी सीट पर बहुत बड़े नजर आएंगे तो ऑलरेडी माना जाएगा कि कांग्रेस ने गिव अप कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात को एड्रेस करना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी सीट पर बड़े मार्जिन से ना जीते। पर अगर मार्जिन कम होता है तो साइकोलॉजिकल विक्ट्री जरूर होगी। अगर मार्जिन कम होता है तो आप ये भी समझिए कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोशिश होनी चाहिए कि अगर आप चीफ मिनिस्टर के चेहरे को हराते हैं तो आपको एक बड़ा बूस्ट मिलता है, और इसका इंपैक्ट उनको बाकी सीटों में भी दिखाई देगा। और इस बार जोरहाट की भी सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरव गोगोई अपना पूरा दम लगा रहे हैं, और इससे समझ में आता है कि कांग्रेस ने बहुत स्ट्रैटेजिकली ये माना है कि गौरव गोगोई उनका चेहरा है, और इसीलिए लोकसभा सांसद होते हुए भी उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये एक बात तो क्लियर है कि अगर कांग्रेस जीतती है असम में तो गौरव गोगोई ही मुख्यमंत्री होंगे, और अगर वो जोरहाट से जीतते हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा उनके कार्यकर्ताओं में। और अगर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करती है तो एकदम रास्ता उनका क्लियर है कि वही मुख्यमंत्री होंगे और अपनी पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं कि असम में कौन सी ऐसी 3 कम्युनिटीज हैं जहां पर सबसे बड़ा फैक्टर क्रिएट हो रहा है जीत हार का। तो सबसे पहले बात आती है कि जो चाय बागान का इलाका है वहाँ पे करीब 35 लाख वोटर्स हैं और 38 सीटें हैं। पहले ये ट्रेडिशनली कांग्रेस का इलाका था और कांग्रेस उसमें जीतती आती थी, पर बीजेपी ने अब इसको अपना स्ट्रांग होल्ड बना लिया है। जिस तरह से ज़मीन के पट्टे से लेकर उनके लिए स्पेशल योजनाएं निकाली जाती हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तो अगर यहाँ कांग्रेस अच्छा नहीं करती है तो बीजेपी के लिए चांस बहुत अलग है, और अगर बीजेपी यहाँ से क्लियर विक्ट्री क्रिएट कर लेती है तो पूरे असम में बीजेपी का ही परचम रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए चाय बागान के लिए कांग्रेस पूरी तरह से अपने आप को झोंक रही है। अब इसमें वो कितना मैसेजिंग में अपने आप को खड़ा कर पाएंगे ये तो अलग बात है, पर ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ बीजेपी कहीं ना कहीं आगे दिख रही है। पर एक बात यहाँ जरूर समझने की है कि यहाँ 1-2% स्विंग से ही बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। हालांकि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो बड़े हैं इस क्षेत्र के लिए, पर ये क्योंकि स्विंग एरिया है यहाँ पर अगर चेंज आता है तो कांग्रेस के लिए भी उम्मीद जगती है। पर आज की स्थिति में बीजेपी थोड़ा यहाँ से आगे दिख रही है। अब दूसरी बात आती है बोडोलैंड की। बोडोलैंड में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं और 15 सीटें हैं, और वहां पर बीजेपी ने अपने पुराने एलआई को छोड़कर नए एलआई के साथ जाना पसंद किया है, और उस हिसाब से उनको लगता है कि यहाँ उनको फायदा हो सकता है। और इस बार बीजेपी ने बीपीएफ के साथ अपनी 11 सीटों का अलायंस किया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ अलायंस पार्टनर अच्छा करेंगे तो बीजेपी के लिए ज्यादा एडवांटेज रहेगा। और एक ही नुकसान हो सकता है कि यूपीपीएल इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है और वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो पुराने एलआई हैं, और इससे नुकसान से कहीं ना कहीं बीजेपी ने भरपाई करने के लिए बीपीएफ को साथ जोड़ा है। अब उसका कितना इंपैक्ट होता है तो समय बताएगा। अब हिल डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी के लिए कुछ खास अच्छी खबर नहीं है। उनकी जो सिटिंग एमएलए और मंत्री थी उनका टिकट कटा तो वो कांग्रेस में चली गई, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, पर बीजेपी को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ये बात बीजेपी साफ साफ बोल रही है। पर अगर आप पूरे असम की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा फैक्टर
फैक्टर निकल कर आता है रेबल कैंडिडेट्स का। रेबल कैंडिडेट्स ने पहले भी नुकसान पहुंचाया है, पर कई सीटों पर उनकी वजह से फ़ायदा भी हो जाता है। पर 258 पूरे ऐसे रेबल कैंडिडेट्स हैं जो कि उतरे हैं असम में, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। और इतने नंबर्स में रेबल कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से आए, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय हो सकता है बीजेपी के लिए, और ये कांग्रेस के लिए एक फायदे की बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेबल कैंडिडेट्स हैं जो जो गए भी हैं कांग्रेस में। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए ये राह उतनी आसान नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पहले से भी थी। बस हाँ, कांग्रेस की हार्वेस्ट कैपेसिटी उतनी ना हो तो वो बड़ा फैक्टर हो सकता है, और वो शायद बीजेपी को सत्ता में रोके रहने के लिए काफ़ी है। क्योंकि कई राज्यों में देखा गया है कि बीजेपी ने सरकारें रिपीट करी हैं, उसमें कांग्रेस की मजबूती के बाद भी रिपीट करी हैं। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो चैलेंज आते हैं कि आप अपने लोगों को जोड़कर नहीं रख पाते, मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो सकता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। पर अगर बीजेपी 100 सीटों का दावा कर रही है कि एनडीए 100 सीटें लाएगा, तो वैसी भी सच्चाई नहीं दिखती है। करीब 75 से लेकर 85 सीटों के बीच में एनडीए लैंड करेगा, तो ये भी बहुत बड़ा नंबर हो सकता है अगर आप तीसरी बार सत्ता के लिए जा रहे हैं तो अगर फाइनल प्रेडिक्शन की बात करें तो बीजेपी अभी आगे दिख रही है, और बीजेपी करीब 75 से लेकर 85 के बीच में आ सकती है। अगर वहीं कांग्रेस की बात करेंगे और उनके गठबंधन की बात करेंगे तो वोट परसेंटेज में शायद वो उतने पीछे ना रहें, पर सीट कन्वर्जन में उनको दिक्कत हो रही है। तो करीब 29 से लेकर 40 तक की सीटें कांग्रेस गठबंधन को आ सकती हैं। ये एक अनुमान के तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। अगर कांग्रेस इसको लगातार अपनी लड़ाई बनाई रहती तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छा चांस था असम में, पर वो लड़ाई कहीं ना कहीं धीमी पड़ी। अब चुनाव के पहले आप कितनी लड़ाई लड़ते हैं वो शायद उतना मैटर नहीं करता है जब आप विपक्ष में रहते हैं। अगर वहीं आप सरकार में हैं तो चुनाव के पहले आप क्या करते हैं वो बहुत मैटर करता है, पर आप जब विपक्ष में हैं तो आप कितना पहले से सरकार को घेर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। जो लीडरशिप है कांग्रेस की स्टेट में, वो उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रही चुनाव के पहले, तो वो एक कहीं ना कहीं फैक्टर बन सकता है। पर कांग्रेस ने भी अच्छी लड़ाई लड़ी है, ये कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। अब उसका परिणाम तो 4 मई को आएगा, पर 9 तारीख को जब वोटिंग पड़ रही होगी उसमें कौन कितना अपने बूथ वर्कर्स को मेहनत कराता है, कौन अपने लोगों को बाहर निकालता है वोट डालने के लिए, यही मैटर करेगा, और उसके हिसाब से ही रिजल्ट चेंज भी हो सकते हैं। पर आज की स्थिति में बीजेपी के सामने क्लियर कट एज है और वो आगे दिख रहे हैं। तो आप बताइएगा कि आपके क्षेत्र में कौन आगे है, कौन पीछे है, कांग्रेस क्या वापसी कर सकती है या बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।